जय हिंद। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में दो वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। पहले वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे गुप्त वंश के प्रारंभिक जानकारी और इनके राजाओं के विषय में आज हम पढ़ेंगे, और दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि वहाँ की भाई प्रशासन के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में, और समाज की क्या अर्थव्यवस्था थी, और उस टाइम की कला के बारे में बताएंगे। इसीलिए क्या गुप्त वंश को क्या है कि भाई जो गुप्त साम्राज्य जब तक चला, इसीलिए से क्या गोल्डन एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज, ठीक है, स्वर्णिम युग भी कहा जाता है गुप्त वंश को, ठीक है। देखो, गुप्त वंश के परिचय की बात करें, आखिर ये था क्या गुप्त वंश, गुप्त वंश का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, तो इसकी बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में हमने आपको पढ़ाया था मौर्य वंश के बारे में। भारत में विस्तृत साम्राज्यों में से एक था क्या मौर्य वंश। देखा जाए भारत के अंदर सबसे विशाल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मौर्य वंश ने रखी थी। और आपको पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों ने मिलकर क्या है, घनानंद को मारने के बाद क्या है कि भाई आपका मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। देखो, मौर्य वंश का जब पतन हो गया, पतन के पश्चात क्या हुआ कि भाई जो मगध हुआ करती थी, यानी मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी मगध। मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, और यहाँ पे जो छोटे छोटे वंशों का उदय होता है, यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे शासक होंगे ये इतने योग्य नहीं थे। और इसके पश्चात क्या हुआ, देखा जाए तो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों को भारत क्या था, अब अवसर की तरह दिख रहा था, ठीक है। क्योंकि पहले जैसा कोई भी सम्राट, ऐसा शासक, यानी कि कोई भी ऐसा शासक जो था जो कि विदेशी आक्रमणकारियों को क्या है कि भारत के अंदर आने से विफल कर दे, ऐसा कोई भी नहीं बचा था। जैसे कि हमने पढ़ा अशोक सम्राट के बारे में, बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जब तक मौर्य वंश भाई भारत में मौर्य वंश का शासन था, यानी 150 सालों तक जब तक मौर्य वंश का शासन था, जब तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की कोई औकात नहीं थी कि भारत पे क्या है कि हमला कर दे, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की कोई औकात नहीं थी। लेकिन मौर्य वंश के पश्चात क्या है कि आपको हमने पढ़ाया था कि ISP के इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पल्लव, कुषाण ने क्या है कि वो भाई जब हमला किया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना, ये जो कुषाण थे, कहा जाता है कि भाई गुप्त वंश की बात करें, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कुषाण के क्या सामंत हुआ करते थे। सामंत के बारे में हमने पिछली क्लासों में आपको बता दिया आखिर ये सामंत क्या होता है, ठीक है। देखो, फिर से वो स्थिति आई, फिर से क्या है कि एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई गुप्त शासकों द्वारा। और देखा जाए तो ये 4वीं से लेके 6वीं AD तक, ठीक है, 4th AD से लेकर 6th AD के मध्य तक इन्होंने भारत के अंदर क्या है कि अपना विस्तार साम्राज्य फैला दिया था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ इतिहासकारों के बीच ना जाति को लेके मतभेद है गुप्त शासकों की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ना ये लोग भाई वैश्य थे, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग क्या थे, शूद्र थे, ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है। अब देखो, गुप्त वंश की बात करें तो परिचय की बात करें तो देखो, शुरुआत में ये लोग क्या है कि 4 AD से लेके 6 AD तक इन्होंने क्या है कि अपने साम्राज्य का जो विस्तार था वो आपका बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक, तो ये प्रारंभिक में इन्होंने इतना ही रखा था, क्योंकि ये क्या थे कि कुषाण के समान थे, और इन्होंने विशाल साम्राज्य की अभी तक नींव नहीं रखी थी, ठीक है। लेकिन इस 4 AD से लेके 6 AD के बीच ये अपने चरम सीमा पे थे। शुरुआत में इतने चरम सीमा पे नहीं थे क्योंकि समान थे, क्योंकि भाई ज़्यादा अगर ये बढ़ाते अपने आप को तो शायद क्या है कि कुषाण इन्हें ख़त्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने आगे जाके विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जैसे मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहाँ से, आपका बिहार से उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने विशाल साम्राज्य की नींव रखी तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे शासक आए होंगे, और शासकों के अलग अलग कार्य थे, ठीक है भाई, उन्होंने अलग अलग कार्य करवाए होंगे। तो इन शासकों के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, तो हमें याद रखना कहाँ से जानने को मिलता है, स्रोतों से जानने को मिलता है। कहाँ से? स्रोत से जानने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, इसमें 4 प्रकार से हमें जानने को मिलता है। पहला हो जाएगा आपका साहित्य, फिर लेख हो जाएगा, फिर मुद्रा हो जाएगी, फिर यात्रा विवरण से जानने को मिलेगा, ठीक है। देखो, साहित्य की बात करें तो साहित्य यानी कि आपका देवी चंद्रगुप्तम, ये जो कहानियों से पता चलता है हमें, मुद्रा राक्षस की कहानियों से पता चलता है। फिर वत्स्य द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस, ठीक है, याद रखना। फिर जो आपका
कामसूत्र, माफी चाहूंगा, कामसूत्र क्या है, वत्स्य द्वारा लिखी गई थी, याद रखना। कामसूत्र क्या थी, वत्स्य द्वारा लिखी गई थी। हमें देवी चंद्रगुप्तम की कहानियों से क्या है कि आपका किसके बारे में पता चलता है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। फिर मुद्रा राक्षस से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलता है। और आपका कामसूत्र जो कि वत्स्य द्वारा लिखी गई थी, इस वत्स्य द्वारा ये लिखी गई थी, कामसूत्र की कहानियों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है। और कालिदास की रचना से हमें क्या है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर लेख की बात करें, प्रयाग प्रशस्तित लेख से हमें जानने को मिलता है, एरन अभिलेख से हमें जानने को मिलता है, त्राम पात्र से और मोहरे पे लिखे लेख से हमें क्या है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मुद्रा की बात करें, सिक्के की, तो आपका जो सिक्के थे भाई, सिक्के आर्थिक, देखो गोल्ड यानी सोने के, आर्थिक कला को दर्शाते थे और विदेशी व्यापार को दर्शाते थे। और अच्छा व्यापार चल रहा था, यानी कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो क्या है कि सोना भी उच्च क्वालिटी का रहता था, उतना ही गुणवत्ता का रहता है। जैसी सोने की गुणवत्ता खत्म होती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं गुप्त वंश क्या था, अपने पतन की ओर जा रहा था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या है कि यात्रा की विवरण की बात करें तो फाइयान हो गया आपका, और हेनसांग, क्या है कि फाइयान आपको याद रखना, जो फाइयान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और हेनसांग, इन यात्रियों के द्वारा हमें क्या है कि भाई गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या है कि स्रोत मिलते हैं, ठीक है। इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बारे में स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आपको याद रखना, साहित्यों से मिलते हैं, लेख से मिलते हैं, मुद्रा से मिलते हैं, और यात्रा विवरण से हमें क्या है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखो प्रमुख शासक की बात करें तो प्रमुख शासकों में से पहले थे हमारे श्री गुप्त, जो कि इन्होंने अपना शासन कब से कब 240 ईस्वी में ये क्या है कि शासक बनते, और 280 एडी तक क्या है कि ईस्वी तक आपका ये 280 एडी तक क्या करते हैं, ये अपना शासन करते हैं, ठीक है। देखो गुप्त, अगर श्री गुप्त की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक थे। प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे, यानी जिन्होंने लिखा है ये लेख, हरिसेन द्वारा हमें ये, हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन के जो अभिलेख लिखे गए थे प्रयाग प्रशस्ति में, उसमें क्या है कि जो गुप्त साम्राज्य की बात करें तो उसमें क्या है, श्री गुप्त का नाम क्या है कि सबसे ऊपर है। इससे हमें पता है क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, वो श्री गुप्त के बारे में पता चलता है, यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद दूसरे आते घटोत्कच, इनका जो शासन काल था वो 280 से लेकर 319 एडी तक था। इनके बारे में भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से जानने को मिलता है, प्रशस्ति से जानने को मिलता है। इन्होंने याद रखना महाराज की उपाधि धारण की थी, क्या की थी इन्होंने, महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, महाराज की क्या करी थी इन्होंने, उपाधि धारण की थी, याद रखना, ठीक है। इन दोनों ने देखो, इन दोनों ने शुरुआती में देखा जाए तो इन्होंने अपना शासन काल बहुत अच्छे से किया, और इनका लंबा शासन काल था, ठीक है। इन्होंने इस टाइम, इस समय क्या है कि अपने साम्राज्य का इतना विस्तार नहीं किया था। आपको हमने शुरुआत में बताया कि जो भाई ये गुप्त थे, गुप्त ये क्या थे, कुषाण के समान थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, ये आपके क्या है, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, किसके, गुप्त साम्राज्य के, ठीक है, गुप्त साम्राज्य की क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे। और ये जब भाई याद रखना 319 एडी में जब ये क्या है कि भाई आपके शासक बनते हैं तो ये एक कैलेंडर चलवाते हैं, ठीक है, मतलब शासक बनने की उपलब्धि में इन्होंने एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत था, याद रखना। कौन सा कैलेंडर चलाया था इन्होंने, गुप्त संवत नाम का कैलेंडर चलाया था, कब, 319 ई में, ठीक है, याद रखना। फिर उन्होंने क्या है कि भाई महाराज धीराज की उपाधि ली, ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि जब ग्रहण की तो उसके बाद इन्होंने क्या अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था भाई, वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, क्या, वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता था, आपका भाई वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। और इन्हें क्या है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा जाता था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लिच्छवी राजकुमारी के साथ इनका विवाह होता है, लिच्छवी राजकुमारी यानी कि कुमार देवी से इनका विवाह होता है, और कुमार देवी से विवाह के पश्चात क्या करते हैं, जब विवाह हो जाता है जो इन्हें दहेज मिलता है उससे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है कि दहेज के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आपको याद होगा तो हमने जब हर्यक वंश के बारे में बताया था तो बिंबिसार हुआ करते थे, बिंबिसार ने दहेज के माध्यम से क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, हमने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं आपके समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो
शासन काल है 335 से लेकर 375 एडी तक रहता है, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये सबसे प्रतापी शासक थे। क्या थे? प्रतापी शासक थे। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ भी किया, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे से किया इन्होंने और अपने साम्राज्य में क्या है, क्या सुदृढ़ भी किया एकदम ठीक तरीके से, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने क्या कि गुप्त जो विसेन स्मिथ थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का क्या नेपोलियन कहा है। भारत का क्या है, इन्हें नेपोलियन कहा है। नेपोलियन का मतलब होता है कि इन्होंने भाई भारत, उत्तर भारत की बात करें और दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लिया था, इसीलिए इन्हें क्या नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। और हरिसेन रचित, हरिसेन कौन थे? इनके क्या के थे? इनके राज दरबारी कवि थे। और हरिसेन रचित पर्याग प्रस्थित, ठीक है। हरिसेन क्या थे? इनके राज दरबारी कवि थे। और हरिसेन ने क्या है कि इनकी तारीफ में एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम था, याद रखना, पर्याग प्रशासित अभिलेख था, जो कि समुद्रगुप्त के पर्याग प्रशासित अभिलेख था। और इसमें क्या लिखा गया था कि समुद्रगुप्त के बीजों का उल्लेख मिलता है। इनके तारीफ में इन्होंने लिखा था, याद रखना, एप्रिशिएट किया था किसका? समुद्रगुप्त की तारीफ की थी। और तारीख में एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम था पर्याग प्रशासित अभिलेख था। ये पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, लेकिन इसका स्थानांतरण किसने कर दिया था? किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। कहाँ पे हो गया था? ये आपका इलाहाबाद में हो गया था, अर्थात इसीलिए पर्याग प्रशासित अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आर्यवत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को क्या पराजित कर दिया था, इस अभिलेख में हमें जानने को मिलता है, ठीक है। यानी कि भाई आर्यभट्ट के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को किसने? समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। इस अभिलेख से हमें ये जानने को मिलता है। फिर ये देखो, वैसे तो अशोक द्वारा निर्मित यहाँ अभिलेख, अशोक इसके क्या, अशोक द्वारा शुरुआत में ये अभिलेख को निर्मित किया गया था, ठीक है। ये कौशाम्बी में था, जिसे क्या अकबर ने प्रयाग में स्थापित कर दिया, जो आपको हमने अभी बताया, ठीक है। इस स्तंभ पर क्या था, जब भाई इसकी भाई मुगल टाइम में बात करें, जब खुदाई हुई तो आगे जब खुदाई हुई तो इससे हमें क्या है कि जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन मिला है, ठीक है। जहांगीर और बीरबल के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को क्या कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद रखना, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, ठीक है। और भाई समुद्रगुप्त जो था कला प्रेमी था। एक सिक्के में खुद को उन्होंने दिखा रखा बीना बजाते हुए, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका जो शासन काल होगा वो 375 एडी से लेके 415 एडी के बीच में था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है, शकों को पराजित किया था, ठीक है। किनको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। इस अवसर पर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की क्या उपाधि धारण की थी। और इन्होंने क्या, याद रखना, चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या? चांदी के सिक्के चलाए थे, इतना याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या 9 रत्न आए थे, याद रखना, 9 रत्न आए थे। और इन्होंने क्या इस समय पे क्या है कि भाई 2 राजधानियों का विस्तार किया था, यानी विकास किया था। एक तो आपका क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, और दूसरा उज्जैन था, याद रखना, ठीक है। फाइयान जो था, अभी हमने पढ़ा, विदेशी यात्री था। यहाँ पे यात्रा विवरण की बात करें तो फाइयान के बारे, फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, ठीक है। जो कि इनकी किताब है फोको थी नामक किताब है, उसमें हमें जानने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो कुमार गुप्त की बात करें, इनका शासनकाल 415 एडी से लेके 455 एडी के बीच रहा है, ठीक है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्त आपके कौन? कुमार गुप्त के समय में हुआ था, याद रखना, कुमार गुप्त के समय में हुआ था। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हुनों का प्रथम आक्रमण कुमार गुप्त के समय में हुआ था, जिसे पराजित करने के लिए स्कंद गुप्त को भेजा गया था। हुनों की बात करें, ये मध्य एशिया के आक्रमणकारी क्या थे, कबीले थे, जाति हुआ करती थी, जिन्होंने क्या है कि कुमार गुप्त पे हमला किया था। और कुमार गुप्त ने किसको भेज दिया था पराजित करने के लिए? स्कंद गुप्त को भेज दिया था, इतना याद रखना। उसके बाद स्कंद गुप्त की बात करें तो ये 455 से 467 एडी तक इनका क्या है कार्यकाल रहा। इन्होंने शासन किया और इन्होंने किसको? हुनों को पराजित किया था। किसको? हुनों को पराजित किया गया था। और इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, यानी सुदर्शन झील का क्या पुनरुद्धार करवाया था, जो एकदम क्या हो चुका था, खंडर हो चुका था, बेकार हो चुका था। इन्होंने पुनरुद्धार करवाया, और जिससे क्या है कि वहाँ के किसान लोग क्या है खेती करने में सक्षम हो पाते थे, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, आपको बताया था। फिर उसके बाद भानुगुप्त आते हैं 510 एडी में। उनका पहली बार कोई सती के बारे में अभिलेख मिला था, तो सती होने का प्रमाण मिलता है कब? भाई भानुगुप्त के समय में, याद रखना। उसके बाद देखा जाए तो विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम शासक थे, और 550 एडी में क्या है, गुप्त साम्राज्य का क्या है, गुप्त वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो, आज हमने पढ़ा, परिचय के बारे में पढ़ा, स्रोत जिसमें हमें साहित्य स्रोत से जानकारी मिलती है, यानी देवी चंद्रगुप्तम की कहानियों से पता चलता है, मुद्रा राक्षस की कहानियों से पता चलता है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है, कामसूत्र कालिदास की रचना से हमें पता चलता है। ठीक है, लेख में बात करिए प्रयाग प्रशासित और एरन अभिलेख से पता चलता है, तराम पात्र से, मुहरे पर लेख के द्वारा पता चलता है। मुद्रा में बात करें सिक्के, आर्थिक कला और विदेशी व्यापार से पता चलता है। भाई देखो, इस टाइम पे सबसे पहले बात करें तो भाई देखो, गुप्त साम्राज्य के अंदर जो सिक्के चलाए जाते थे सोने के, वो काफ़ी ज़्यादा उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के होते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भाई आर्थिक कला कैसी रही होगी। सिक्कों, जब भाई देखो सिक्के जो थे भाई उच्च क्वालिटी के थे, तो इससे पता चलता है कि जब तक सिक्के उच्च क्वालिटी के चल रहे थे, इसमें गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं व्यापार में कमी आ गई होगी। कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य का पतन की ओर जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और यात्रा विवरण से हमें फाइयान और हेनसांग से पता चलता है। ठीक है, ये जो यात्री आए थे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई प्रमुख शासकों में श्री गुप्त के बारे में बताया। इस वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे, जिनका कार्यकाल 240 से 280 एडी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनके बारे में हमें क्या कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, उनके अभिलेख में इनका नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं क्या है कि भाई गुप्त वंश के जो थे भाई संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद घटोत्कच के बारे में भी हमें क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, ये आपको बताया हमने। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, ये क्या थे कि इन्हें क्या है कि भाई गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता था, यानी रियल फाउंडर बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने भाई जब ये वास्तविक, ये इनकी बात करें कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम की, जब ये क्या है कि भाई शासक बने, तो शासक बनने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत। कब चलाया? 319 एडी में चलाया था। ठीक है, फिर इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ली, और इन्होंने क्या है कि अपने क्या है कि साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद आगे साम्राज्य का विस्तार किया, इसीलिए इन्हें क्या है रियल फाउंडर कहा जाता था। और ये क्या थे? गुप्त वंश की बात करें तो उसके क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है कि आपके स्ट्रॉन्ग शासकों में एक थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया, और उसके पश्चात क्या है कि इन्होंने क्या है कि अपने वंश का क्या है विस्तार किया, जिसके बारे में हमने आपको पहले हर्यक वंश में बताया था, बिंबिसार ने किया था। फिर उसके बाद आपको हमने समुद्रगुप्त के बारे में बताया। समुद्रगुप्त इस वंश का प्रतापी शासक होता है, और ये अपने साम्राज्य का बहुत मतलब पूर्ण रूप से ज़्यादा विस्तार करता है, बहुत ज़्यादा विस्तार करता है और सिद्धित करता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन का मतलब होता है कि इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों को जीता था, लेकिन इसका मतलब होता है कि पूरे भारत के अंदर क्या है कि पूरे भारत के अंदर देखा जाए गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको बताया था हरिसेन क्या थे भाई, जो समुद्रगुप्त के क्या है कि दरबारी कवि हुआ करते थे, और इन्होंने क्या है इनकी तारीफ में एक अभिलेख लिखा जिसका नाम क्या था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, जिसके अंदर ये इन्होंने क्या उल्लेख मिलता है हमें, इसमें मिलता है समुद्रगुप्त विजयों का उल्लेख मिलता है। मतलब समुद्रगुप्त ने जिस राज्यों पर आक्रमण किया, यानी कि भाई आपका आर्यभट्ट के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, इस अभिलेख में हमें पता चलता है। यह अभिलेख पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, अकबर ने कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया? आपका ये इलाहाबाद में कर दिया, अर्थात इसे प्रयाग प्रशासित अभिलेख के नाम से प्रशासित अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन और वास्तविक में बात करें तो सबसे पहले अशोक द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद आगे जाके जब इसके भी उत्खनन हुई तो क्या है कि भाई इस स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को कवि राज भी कहा जाता था, और ये जो समुद्रगुप्त थे आपके कला प्रेमी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कला प्रेमी हुआ करते थे, याद रखना। ठीक है, एक सिक्के में इन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया। इससे हमें
इससे साक्ष्य मिलते हैं कि ये कला प्रेमी थे, ठीक है। इससे फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनका शासनकाल 375 से 415 एडी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, ठीक है। और भाई इन्होंने फिर चांदी के सिक्के चलाए। देखो मौर्य वंश में इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी, ये बात याद रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या 9 रत्न आए थे। 9 रत्न का मतलब होता है जो भाई अपने हर काम में क्या है एक्सपर्ट हो, ठीक है। और इन्होंने इसी समय क्या है 2 राजधानियों का विकास किया था, उज्जैन और दूसरा था पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर इन्होंने क्या है कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या है दरबार में आए थे, आपको बताया हमने। कुमार गुप्त का शासनकाल 415 से लेके आपका 455 एडी तक रहता है। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने करवाया था। हुनों का प्रथम जो हुनों थे ये क्या थे, आक्रमणकारी थे। ये कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। इनका आक्रमण कुमार गुप्त के समय हुआ, जिसमें पराजित करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 67 एडी तक रहा। हुनों को पराजित किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, आपका स्कंदगुप्त ने करवाया था। फिर भानुगुप्त आते और अंतिम इसके शासक होते विष्णुगुप्त, इसके अंतिम शासक होते, जो कि ये इतने योग्य नहीं होते जो कि इस वंश को आगे बढ़ा सके, ठीक है। इसी के साथ हमने आज कंप्लीट कर लिया गुप्त वंश के राजाओं के बारे में, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम गुप्त वंश के प्रशासनिक के बारे में बात करेंगे। वहाँ के भाई प्रशासनिक हो गया, समाज की स्थिति, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का। जय हिंद।